नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। नंबर 36 के बस्ती वासियों को ये इत्तला दी जा रही है कि जो लोग तृणमूल के दलाल थे और अब बीजेपी के झंडे को लगाकर खुद को बीजेपी बता रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहे। वो लोग बीजेपी के कोई नहीं है। बीजेपी के नाम से कोई भी तोलाबाजी, कोई भी सिंडिकेट नहीं चलेगा। किसी को भी आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप इसकी शिकायत हावड़ा जिला के माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब सिकंदर खान साहब से। वीडियो में आपको क्या समझ आया? यही ना कि एक ई रिक्शा की मदद से अनाउंसमेंट की जा रही है और अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता तोलाबाजी करते थे या आपसे हफ्ता वसूली करते थे या कट मनी आपसे लिया करते थे, आजकल उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया है। तो आप लोगों को सतर्क रहना होगा कि बीजेपी का ऐसे किसी भी आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपसे पैसा मांग रहा हो। ये जो ई रिक्शा है और ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये बंगाल की सड़कों पर हुई है। और कब हुई है? जब शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि पंकज जी, शुरुआत कर दी है बीजेपी ने अपने काम करने के तरीके को इस तरीके से दिखाकर कि सबसे पहले तो कट मनी पर रोक लगाने की कोशिश की है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हवा हवाई नहीं, सीधा बिल्कुल आम जनता से रूबरू होने का इससे ज्यादा बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि आप ऐसे अनाउंसमेंट करवा दो। नहीं, पश्चिम बंगाल से बहुत जगहों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, जो कल तक टीएमसी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया है और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी से आए हैं, अब तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। हकीकत में उनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं। आसनसोल से इस तरह की एक रिपोर्ट आई है। एक टीएमसी के विधायक है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे लोग जो हैं बीजेपी का झंडा उठाकर और वही काम कर रहे जो टीएमसी के राज में करते थे। निरंजन दास या निरंजन मुखोपाध्याय नाम है, मैं आपको भेज दूंगा वो लिंक। इसके अलावा पुरुलिया से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मतलब जितने गुंडे मवाली थे जिनकी वजह से टीएमसी की बदनामी हुई, और उनमें से बहुत सारे लोग, सब नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने आप उठा लिए। किसी ने उन्हें कहा ही नहीं, वो कभी पार्टी में शामिल नहीं हुए और वो लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो तो हक्का बक्का है, वो देख रहे हैं कि ये कब से बीजेपी में आ गए। और लोगों को क्या पता, वो तो गले में पट्टी और हाथ में झंडा देखेंगे तो सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाथ में जब बीजेपी का झंडा देखेंगे और वो भी कटमनी मांग रहा होगा तो बेचारे लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, कि भारतीय जनता पार्टी ने मांगना शुरू कर दिया। तो इसके लिए जो बहुत सारे जिलों में जो लोकल जिलाध्यक्ष हैं उनके पास ये शिकायत की गई है कि भाई वो फलाना था, वो कल तक तो टीएमसी के लिए कटमनी मांगता था या टोल मांगता था, आज देखिए आज बीजेपी का झंडा लेके मांग रहा है। और ये बंगाल में होता है। जैसे कि जो सीपीआईएम का कैडर था, जैसे ममता बनर्जी आई, अपने घर से लाल झंडा फेंका और तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा दिया और काम वही कर रहा है जो पहले करता था। लेकिन उस वक्त हुआ यह था कि टीएमसी ने कुछ कहा नहीं। टीएमसी खुश थी कि चलो ये भी हमारी तरफ आ गया, ये भी हमारी तरफ आ गया। लेकिन लॉन्ग रन में इसका नुकसान होता है। ये तो बीजेपी के सामने भी यही दुविधा है पंकज जी। बहुत सारे बड़े स्तर के नेता जो टीएमसी के हैं वो बीजेपी में आना चाह रहे हैं। अभी बीजेपी लिस्ट तैयार कर रही है किसको बुलाएं, सबको तो नहीं बुला सकते। बात तो फिर वही रहेगी, सबको बुलाएंगे तो नुकसान भी है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत सारे लोग, अभी आज की तारीख में एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोगों ने डाला है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और वो इस तरह से भी रिझा रहे हैं बीजेपी को कि हमें अगर यहां पे शामिल करा गया तो देखो हमारी जीत निश्चित है, यहां से तो तुमको सीट चाहिए तो हमें ले लो। लेकिन उनकी छवि बड़ी खराब है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। और हमने चुनाव के पहले भी ये डिस्कस किया था कि 13 ऐसे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो चुनाव प्रचार में आए ही नहीं, और अगर उनमें से आया भी तो एक दो ट्वीट करके छोड़ दिए। तो इसका मतलब अनमने ढंग से आए। तो अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारा चांस बन रहा है यहां पे, क्योंकि देखिए हमने ना चुनाव के दौरान बीजेपी को क्रिटिसाइज किया और ना चुनाव प्रचार में आए, तो इतना तो रहम दिखाई देंगे अमित शाह। मतलब बंगाल में भी कई सारे राघव चड्ढा देखने को मिल सकते हैं। अरे राघव चड्ढा से ज्यादा, राघव चड्ढा तो फिर भी थोड़ा सा ये है,
यहां तो मीडिया को बुला बुलाकर, एएनआई को बुलाकर मुंह पे कहा जा रहा है कि मैं तो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हूं, तो बीजेपी को फैसला करना है कि मुझे लेगा कि नहीं। ये स्टेटमेंट दिए विधायक ने। तो जब इस तरह से खुला ऑफर दिया जा रहा है, ये टेम्पटेशन है। थोड़ा सा आदमी को लालच आता है कि चलो उसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ये पूरा सिंडिकेट राज है। और कुछ लोगों की आदत है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि सीपीएम में भी विधायक थे, फिर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुए, और अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में ले लो। उनका कोई विचारधारा नहीं, उनका विचारधारा है मनी। तो जो मनी रहता है ना, उसी के चक्कर में ये सब करते हैं कि पावर में रहेंगे तो पैसे कमाते रहेंगे, और पैसे कैसे कमाएंगे, तो लोगों को परेशान करके। नहीं, ये कितनी अजीब सी बात है कि बीजेपी के साथ इसलिए नहीं आना चाह रहे कि भाई विचारधारा बदली है या सत्ता परिवर्तन हुआ है या थोड़ा हम भी पावर में आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जो कट मनी आ रहा था बस वो हमें मिलता रहे, अपना धंधा चलता रहे। पंकज जी, आपने मुझे चुनावों के दौरान एक और किसी का जिक्र किया था, आपने कहा था कि आपके कोई नोन है, नाम तो आपने नहीं लिया था, लीजिएगा भी मत, लेकिन आपने कहा था वो शुभेंदु अधिकारी को बार बार हंस रहे हैं आप, वो बोल रहे थे कि मेरा कुछ देख लेना। उनकी कुछ बात बनी क्या? नहीं, अभी नहीं बनी है। वो मैसेज किया था उन्होंने, और जब मैं गया था कलकत्ता तो उन्होंने दिखाया था कि शुभेंदु दास से आपकी कैसी बनती है, तो मैंने कहा कोई जान पहचान नहीं है। तो नहीं, आप झूठ बोलते हैं। तो देखिए, मैंने मैसेज किया है तो उनको बोलिए कि एक बार कम से कम पढ़ ले। वो क्या है कि नेता और ठेकेदार दोनों हैं, उनका अच्छा खासा ठेका चलता है, तो उनको उस वक्त एहसास हो गया था शायद चुनाव के पहले कि कुछ तो इस बार माहौल गड़बड़ है। तो उन्होंने हाय हेलो लिखना शुरू कर दिया, और यहां तक लिखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मैसेज में लिखा था कि आप और हम बहुत पहले टीएमसी के लिए एक साथ काम करते थे। मतलब शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में, तो थोड़ा नाता रिश्ता ये सब जोड़ते हैं लोग धंधा पानी के लिए। अब अभी तक तो नहीं, कोई इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन फिर बोलूंगा तो बुरा ही मान जाएगा। नहीं, सही बात है। तो मैंने बोला ना, नाम मत लीजिए, आप भी मत लीजिएगा, बाकी वो समझ तो जाएंगे। लेकिन पंकज जी, एक चीज और है, अब शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए हैं, लेकिन राहें बहुत आसान नहीं लग रही हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इतनी उलझी पड़ी हैं। एक तो उनसे सुलझना होगा, फिर जिस सिंडिकेट को वो तोड़कर बीजेपी में आए थे उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वही मतलब आदमी की विचारधारा बदली है, नहीं बदली। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, परसों एक वीडियो आया जिसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। अब उन्होंने तो बहुत सेंसिटिव अंदाज में कहा कि भाई मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, आप लोग ये सब मत कीजिए, लेकिन हिंदुओं को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप इसी नारे के साथ गए थे ना, जब मतदान हो रहा था, पूरा बवाल कटा था, आपने कहा था कि हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं की जरूरत है, फिर आज आप कैसे कह रहे हैं? तो इन सारी चीजों से निपटना होगा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा डर यही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और बहुत सारे हिंदुओं को ऐसा लगता है कि जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री चुना उसके पास एक जादू की छड़ी होगी, या यूं घुमाएगा और सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। और जैसे ही डिले होता है या उनके मन का नहीं होता है, तो सोशल मीडिया, रिलायंस जियो का सस्ता डाटा है, और वो भर के लगते हैं अपना काम करने कि ये तो हिंदुओं का गद्दार निकल गया, तो हाय हाय इन्होंने तो दिल तोड़ दिया। और बड़ा जल्दी 24 घंटे के अंदर उनको सब कुछ चाहिए। जितने देर में मैगी नहीं बनती उतने देर में उनको बंगाल का प्रॉब्लम सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो वो गाली देने लगे। ऐसे लोगों से वाकई डर है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ये सोशल मीडिया के क्षणभंगुर लोग हैं। अधिकांश लोग, और इस देश की जनता समझदार है, वो जानती है कि जो बैगेज 32 साल कम्युनिस्ट और उसके बाद ममता, इतने साल से जो समस्या पैदा हुई, इसको ठीक करने में वक्त लगता है, और अचानक रातों रात कुछ नहीं होता। तो समय तो देना होगा, और ये एक दिन का समय नहीं देना होगा आपको। एक दिन ऐसा नहीं कि कल शपथ लिया और आज जय श्री राम के नारे को लगाने के लिए मना कर दिया तो आज से दुश्मन हो गए। ऐसे नहीं होता। जो सरकार चलाता है ना, उस पर 20 तरह की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहां एक कहावत है, नंगा से गंगा डरती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसके पास सारी जिम्मेदारी होती है, उसको फिर बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। और एक नेता के रूप में एक जनसभा करते वक्त, चुनाव के दौरान आप जो बोल सकते हैं, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के नहीं बोल सकते। और इस वजह से बहुत सारे लोग मोदी को भी कहते हैं कि मोदी जी तो बदल गए। तो अरे, मोदी जी पे जिम्मेदारियां हैं। घर जिसको चलाना पड़ता है उसको सोच समझ के बोलना पड़ता है। घर का लड़का तो किससे जाकर लड़ाई कर सकता है? ये है। तो शुभेंदु अधिकारी को थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार बनती है तो 6 महीना उसका हनीमून पीरियड होता है, चाहे वो विजय जोसेफ बने या शुभेंदु अधिकारी बने, या ये 6 महीने बाद ही उसके कामकाज का आकलन शुरू होता है।
इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने 5 साल का टर्म रखा। तो आपको पहले 5-6 महीने यह देखना होगा कि सरकार का डायरेक्शन क्या है, वो काम करना चाहती है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तब आपको रफ्तार देखने के लिए 6 महीने और, मतलब साल भर बाद आपको रफ्तार दिखाई देनी शुरू होगी। ठीक है। कोई भी सरकार आती है ना भारत में, तो 5 साल में से पहला साल जो उसका होता है चीजें ठीक करने में और रफ्तार पकड़ाने में लगते हैं, बाकी 3 साल काम होता है और अंतिम का साल राजनीति होती है, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना होता है। चलिए, फिर अभी तो खूब बढ़िया शुरुआत बढ़िया घोषणाएं की जाएंगी। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अभी जो हनीमून पीरियड शुरू हुआ है वो देखते हैं, फिर बाद के साल भी देखेंगे, बंगाल में कितना परिवर्तन होगा वो भी देखेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वक्त लगेगा और वक्त देना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।